फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का ऑप्टिक्स में जो नए टॉपिक का नाम है प्रतिबिंब किस तरह से हम दर्पण में बना सकते हैं। मीन्स अगर कोई वस्तु को कहीं पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कैसा बनता है, कितना बड़ा बनता है, कब आभासी होता है, कब काल्पनिक होता है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र हम अवतल दर्पण में भी आपको बताएंगे और उत्तल दर्पण में भी बताएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें जो भी टॉपिक होंगे आपको काम करेगा। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंबों के चित्र बनाने के नियम। जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, इस अवतल और उत्तल दर्पण में किस तरह से दर्पण में हम प्रतिबिंब बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सपोज दैट यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कहां पे बनेगा वस्तु। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पर वास्तविक तथा उल्टा, फोकस पर कॉमा दे देंगे, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से बहुत ही छोटा। वस्तु से क्या होगा, बहुत, यानी कि वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है। यदि इसका फिगर की बात करें तो फिगर को आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M और M डैश है। इसके प्रधान अक्ष जो है ये P आपका ध्रुव हो गया। जब प्रकाश की किरण अनंत से चल करके इस अवतल दर्पण आपतित होती है, इस तरह से आपतित होती है तो यहां से परावर्तित हो जाती है। फिर दूसरा किरण जब इस तरह से होती है तो यहां से परावर्तित हो जाती है। तीसरा किरण अगर इस तरह से होती है तो यहां से परावर्तित हो जाती है। तो ये जो प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है किसी अवतल दर्पण पे, तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, उस बिंदु पर ये प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। इस बिंदु पर क्या निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब, यानी कि A डैश B डैश का निर्माण हो रहा है। और जहां प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है उस बिंदु को हम लोग फोकस कह देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहां पे रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं और जब वस्तु का प्रकाश इस अवतल दर्पण पे आपतित होता है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरा केस की बात हम लोग करते हैं, सेकेंड केस, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर स्थित हो।
वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और यहां पे कॉमा दे देते हैं, छोटा और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु को अगर हम अनंत कहां पे रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहां बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। इसे आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। ये कोई अवतल दर्पण है। ये क्या है? कोई अवतल दर्पण है, एम और एम डैश कह लेते हैं। और ये ए बी जो है, ए बी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। इसका प्रकाश जैसी इस अवतल दर्पण पड़ता है तो यहां से परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई चली जाती है। यानी कि प्रकाश जैसे ही इस अवतल दर्पण पे आपतित होती है तो वो फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरा प्रकाश इस फोकस से जाती है। दूसरा प्रकाश क्या होता है? इस फोकस से जाती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण हो जाता है। और ये वस्तु जो है कहां पे बना? ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और ये उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से ये दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग थर्ड की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे तो हम लोग अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि यदि वस्तु को अगर हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्यान से समझिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु से बराबर और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा।
वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। आप इसे फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक m और m' है। ये प्रधान अक्ष है और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ये आपका पोल। और जब हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं A और B को, तो इसका प्रकाश जैसे ही इस पर आपतित होती है, ये फोकस से होकर के चली जाती है, दूसरा प्रकाश इस फोकस से होकर के जाती है और इस तरह से यहाँ पर जो कटेगा, ये प्रकाश की किरणें हैं, ये परावर्तन के बाद इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। वस्तु ये वक्रता केंद्र है, ये A और B है और जिस बिंदु पर कटती है इसको हम क्या कर लेते हैं, जिस बिंदु पर कटती है हम उस बिंदु को ही हम क्या कह लेते हैं, उस बिंदु को हम प्रतिबिंब मान लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये A' और ये B', ये वक्रता केंद्र पर है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा फिगर और टेढ़ा हो जाता है, इसे आप समझिएगा इस तरह से। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर AB को रखे हैं, तो AB का प्रकाश जैसे ही इस अवतल दर्पण पर आपतित होता है, तो ये आपतन के बाद क्या होता है, एक बिंदु जो होती है वो फोकस से होकर के चली जाती है और दूसरा जो है ये फोकस से होकर के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब जो है ये वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। याद रखिएगा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चौथा केस की बात करें, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बताइए कमेंट बॉक्स में। तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसको आप फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का द्वारक M और M' ले लेते हैं और इस पर हम क्या करते हैं, ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखते हैं AB वस्तु को, तो इसका प्रकाश जैसे ही इस दर्पण पे आपतित होता है, ये इस तरह से फोकस से होकर के एक प्रकाश की किरण चली जाती है, एक फोकस से चली जाती है, दूसरा जो है ये फोकस से होकर के जाती है और इस तरह से जहां कटेगा इस बिंदु पर एक प्रतिबिंब का निर्माण A' और ये B' बनता है। आप देख सकते हैं कि AB से ये वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है A' B' ये बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है और आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। तो इस तरह से ये दो फिगर हो गया, इसे भी आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दो और पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग
उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र की भी बात करेंगे, अवतल और उत्तल दोनों में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग 5th और 6th की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं किसमें, तो अवतल दर्पण में। किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग, अवतल दर्पण में। उसके बाद अवतल दर्पण के बाद हम लोग उत्तल दर्पण में भी पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में 2 केस होते हैं, जबकि अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं। इसलिए ये 6 केस को आप लोग याद कीजिएगा। 5th केस की बात करते हैं। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताइए। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। बहुत बड़ा बनता है। याद रखिएगा, जब वस्तु को यदि हम फोकस पे रखते हैं, अवतल दर्पण के फोकस पर रखते हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। हम इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक M और M' है। इस पर ये P ध्रुव है और इस फोकस पर हम कोई वस्तु AB को इस तरह से रख देते हैं। जब प्रकाश की किरण इस वस्तु से इस अवतल दर्पण पे आती है तो आने के बाद परावर्तित हो जाती है और एक प्रकाश की किरण इस तरह से परावर्तन होकर के फोकस से होकर के चली जाती है, और दूसरा प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और ये परावर्तन के बाद पुनः इसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। तो इस तरह से जो प्रकाश की किरणें के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ये इन्फिनाइट पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। एक सबसे लास्ट केस है 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, यानी कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बड़ा बनता है, बड़ा और आभासी तथा सीधा बनता है। ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु को अगर हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आप इसे फिगर को इस तरह से आप समझिएगा। ये फिगर, ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये P और ये F है। P और F के बीच में जब वस्तु को A और B को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है
ये प्रकाश की किरण जो है इस पर आपतित होकर के परावर्तित हो जाती है और फोकस से होकर के चली जाती है। तो एक प्रकाश की किरण ये जाती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से समझिए। और ये वक्रता केंद्र सी है, यहां से भी एक प्रकाश की किरण जाती हुई प्रतीत होती है और जिस बिंदु पर ये मिलती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है, ये वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से क्या होता है, ये जा करके वापस लौट जाती है ये, और ये जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से ये जो प्रतिबिंब बना, कैसा बना, आभासी बना, वस्तु से बड़ा बना और सीधा बना। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे ये अवतल दर्पण में हम लोग प्रतिबिंब किस तरह से निर्माण होता है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे किसका, तो उत्तल दर्पण में जब वस्तु को रखते हैं, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हैं तो उस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा। जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं, ये गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब में अब क्या है, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण, इसके पहले हम लोग अवतल दर्पण की बात करते थे। अब इसमें हमारा सबसे पहला केस है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे फोकस पर वस्तु से अत्यंत छोटा, फोकस पर वस्तु से अत्यंत छोटा आभासी तथा सीधा बनता है। याद रखिएगा, वस्तु जब उत्तल दर्पण के सामने अगर रखते हैं, कहां पर, तो अनंत पर। जब उत्तल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पे बनता है, वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। इसे आप फिगर को इस तरह से समझिएगा। मान लिया ये mm डैश का कोई उत्तल दर्पण है और इस उत्तल दर्पण में जब वस्तु को, ध्यान से समझिएगा, जब वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। वस्तु को कहां रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। तो अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती है, कहां से आती है, अनंत से। तो ये अनंत से प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद ये परावर्तित होकर के वापस लौट जाती है। कुछ किरणें क्या होती है, आती है तो उसी रास्ते से लौट जाती है, कुछ किरणें जो होती है इससे परावर्तन के बाद इस तरह से वापस लौट जाती है। मान लिया कि ये कोई अनंत पे कोई AB वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इस प्रतिबिंब का निर्माण, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और ये यहां से आते हुए प्रतीत होता है। जिस बिंदु पर बनता है, कटान बिंदु होता है, उस बिंदु पर A डैश B डैश का वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। ये जाती हुई प्रतीत होता है
जैसे ये वक्रता केंद्र पर से जाता है तो ये हमारा फोकस हो गया। इस फोकस पर ए डैश ये बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा बनता है? आभासी। ये आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये सबसे पहला केस है। दूसरा केस की बात करें, जब वस्तु को कहां पे रखेंगे? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पर भी, ध्रुव के बीच कहीं पर भी इसको ध्रुव बोलते हैं। कहीं पर भी वस्तु कहीं पर भी स्थित हो, कहीं पर भी स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस व ध्रुव के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा आभासी और सीधा बनता है। याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसको अगर फिगर की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। ये फिगर, इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर फिगर दिखाई नहीं देगा तो कमेंट करिएगा। ये नीचे ये आपका हो गया ध्रुव और ये हो गया वक्रता केंद्र ना, ध्रुव और ये हो गया आपका अनंत का लेते हैं, ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस, ये उत्तल दर्पण का ये बन गया। मान लेते हैं ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रखते हैं। मान लिया कि ए बी जो है वो कहां पर रखे हुए हैं? ध्रुव और अनंत के बीच कहीं भी इस फोकस और वक्रता केंद्र को हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ये सोचिएगा कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बात किया जा रहा है कि जब वस्तु AB को ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित हो रखें तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? तो प्रकाश यहां से एक जाती है और वापस इस तरह से रिटर्न हो जाती है। तो ये जाती हुई प्रतीत जो होती है, ये इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। कहां से जाती हुई प्रतीत होती है? इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा जो प्रकाश की किरण जो है इस पे आपतित होती है, ध्यान से समझिएगा, और यहीं से आपतित होकर के उसी रास्ते से परावर्तित हो जाती है। और ये जो प्रकाश की किरण है जिस बिंदु पर आपतित होती है उसी बिंदु से वापस रिटर्न हो जाती है। ये प्रकाश की किरण जो है वो जाती हुई C से प्रतीत होती है।
ये जिस बिंदु पर कटता है ए डैश और ये बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। इस तरह से आभासी बनता है, सीधा बनता है और कहाँ पे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बन जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच बन जाता है। तो इस तरह से ये हो गया अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण किस तरह से होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र की बात करेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग एक बार अवतल में प्रूफ करेंगे, एक बार उत्तल में प्रूफ कर देंगे। मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो आप जवाब दीजिए दर्पण सूत्र। तो हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी भी तथा फोकस की दूरी F के बीच संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं क्या, 1/v + 1/u = 1/f। ये सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी दर्पण में जो दूरियां होती है, चाहे वस्तु की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस की दूरी हो, उस दूरियां को हम लोग हमेशा ध्रुव से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो जब हम वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस की दूरी f के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, तो इस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हम अवतल दर्पण में भी कर सकते हैं और उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं। मेथड दोनों में एक ही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज है तो फॉर्मूला। तो हम लोग दोनों में प्रूव करेंगे। सो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो होता है एक बार इस तरह से ढंग से कर लेना चाहिए कि वो हमेशा काम करे। आप इसे किसी को भी पढ़ा सकते हैं, आप यदि पढ़े रहिएगा अच्छे से तब। तो हम यहाँ डिटेल में आपको दर्पण सूत्र बताएंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र बताएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, तो आपको बताना चाहेंगे कि एक ये कंडीशन इसमें होता है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। याद रखिएगा, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो वही फिगर हम लोग इसमें भी बनाएंगे। तो फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा, मेन फिगर है। फिगर को अगर आप समझ में आ जाता है तो आपको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये एम डैश का कोई दर्पण अवतल दर्पण है जिसकी ये फोकस दूरी एफ, वक्रता केंद्र सी और ये है पी, और इस मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु को रखे हुए हैं। इस वस्तु का प्रकाश जैसे ही इस अवतल दर्पण पे आपतित होती है यह परावर्तन के बाद कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के चली जाती है। कहां से होकर के चली जाती है? फोकस से होकर के चली जाती है। दूसरा प्रकाश जो है, ध्यान से समझिएगा, सेकेंड प्रकाश जो है वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। कहां से होकर के जाती है? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। थोड़ा सा हमको खींचने में हो गया। आप दूसरा भी फिगर कर सकते हैं, ये कहीं से भी हम डाल सकते हैं फिगर को, ध्यान से समझिएगा। ये इस तरह से इस दर्पण पे पड़ रही है, ये वक्रता केंद्र हो गया, और जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु पर ये वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश और ये बी डैश का निर्माण हो गया। ध्यान से समझ लीजिए। हम इसको सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं, या हम बी से प्रकाश एक बार पोल पर ले जाते हैं और पोल से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु पर भी इस फिगर को बना सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग फिगर दे सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ध्यान से समझिए कि जब प्रकाश की किरण AB का इस अवतल दर्पण पे आपतित होती है, आपतन के बाद परावर्तन होकर के पहला जो है वो फोकस से होकर के चली जाती है, दूसरा जो है वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, और परावर्तन के बाद जो है ये वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ये फिगर हो गया। अब क्या करते हैं, मान लिया कि इससे कोई पॉइंट दे दिए, एल बिंदु नाम दे दिए। एल से हम मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डालते हैं, इस अभिलंब एल नाम दे देते हैं, जो कि AB के समानांतर है। ये एल जो है हम लंब डाल दिए इस मुख्य अक्ष पर, और एल समानांतर है किसके? तो AB के। तो इस तरह से ये हमारा फिगर बन गया है। अब इस फिगर के माध्यम से हम दर्पण का सूत्र स्थापित करेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज A डैश B डैश C, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से समझिएगा, ये त्रिभुज का सिंबल है। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C जो है समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहेंगे? जब दो समान त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो कैसे बराबर है? तो इससे आप ध्यान से समझिएगा। ये जो है एंगल A इस त्रिभुज ABC के लिए, इस त्रिभुज ABC के लिए ये 90 डिग्री है, और ये त्रिभुज A डैश B डैश C के लिए भी ये क्या है? 90 डिग्री है। और ये आप देख सकते हैं एंगल C दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। एंगल C त्रिभुज ABC में भी है, और एंगल C जो है A डैश B डैश C में भी है। इस तरह से ये कोण दोनों में बराबर है, क्योंकि इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये कोण देखिए, ये कोण ना एंगल B और एंगल ये B डैश, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्या है? दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जिसे हम हिंदी में एकांतर खंड के कोण बोलते हैं। जब एकांतर खंड के कोण होते हैं तो वे आपस में बराबर हो जाते हैं।
तो इस तरह से ये कोण तीनों जो है आपस में बराबर हो गया। जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। एक बार फिर से समझ लिए कौन कौन कोण बराबर है। एंगल ए त्रिभुज एबीसी का और एंगल ए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का बराबर है। एंगल सी दोनों का जो कोण है वो घनिष्ठ है या फिर इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। और एंगल बी और एंगल बी ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल बी और बी डैश दोनों क्या है? एकांतर खंड के कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज जब हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, यानी कि वो उनके आधार लंब जो होते हैं अनुपात में बढ़ जाते हैं। तो क्या करेंगे? इसे अनुपात में बांटेंगे। ध्यान से आप समझिएगा। लिखेंगे क्या? ए बी बटा में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू लिखेंगे इसके आधार के बराबर हो जाएगा ए सी बाई ए डैश सी लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब चूंकि यहां पर लिखेंगे एल जो है एल लंब है कहां पर? तो इस मुख्य अक्ष पीसी पर। ध्यान से समझिएगा। एल लंब मुख्य अक्ष पीसी पर है। हम क्योंकि डाल दिए हैं लंब एल जो है इस मुख्य अक्ष पर डाले हुए हैं तो हम लिख सकते हैं एल लंब मुख्य अक्ष पीसी पर क्या करते हैं? डालते हैं मुख्य अक्ष पीसी पर डालते हैं। जब पीसी पर हम डाल देते हैं तो एल जो है वो किसके समानांतर हो जाएगा? ए बी के। तथा ए बी जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा? एल के। ये एल के समानांतर है और बराबर भी है। अब क्या करते हैं? अब त्रिभुज एल एन एफ क्या लिखेंगे? एल एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज हैं। कौन सा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज हैं। जिस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप किए हैं उसी तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या करेंगे? समरूप करेंगे। एक बार इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करेंगे। एल एन एफ त्रिभुज एल एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी जो कोणे होंगे आपस में बराबर होंगी। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कोण है। देखिए ध्यान से, एंगल ए जो है एंगल एन के बराबर कोण है। एंगल ए जो है एंगल एन के क्या है? बराबर कोण है, क्योंकि दोनों समकोण हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और आप देख सकते हैं ये एफ एंगल और एंगल एफ दोनों में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ये इसे हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। जब शीर्षाभिमुख कोण तो एंगल एफ और एंगल एफ दोनों में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और एंगल बी डैश और एंगल एल जो है दोनों एकांतर खंड के कोण हैं। तो ये एंगल बी डैश और एंगल एल जो है बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों कोण जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जब समरूप त्रिभुज हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। तो हम इसमें भी लिखेंगे एल एन बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू लिखेंगे एन एफ बाई एन एफ बाई ए डैश एफ लिखेंगे। और चूंकि एल एन जो है ए बी के इक्वल है इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ बाई ए डैश एफ। इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और 2 आप ध्यान से देखिएगा कि
लेफ्ट हैंड जब बराबर होंगे तो इनके राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा। तो आप करिए क्या, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम ऊपर हम बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम ऊपर की ओर इसकी थ्योरी हम बनाएंगे। तो लेफ्ट इक्वेशन 1 और 2 आप ध्यान से देखिएगा, दोनों आपस में बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड बराबर है तो इनके राइट हैंड भी तो बराबर हो जाएंगे। यहां पे देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे क्या, AC बाई, पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AC बाई A डैश, AC बाई A डैश C इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, NF बाई A डैश F, क्या लिखेंगे, NF बाई A डैश F। और लिखेंगे चूंकि द्वारक बहुत छोटा है, द्वारक बहुत छोटा है, द्वारक कौन है, M डैश, चूंकि द्वारक बहुत छोटा है अतः बिंदु N P के बिंदु P के बहुत ही नजदीक होगा, बहुत ही नजदीक होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, NF, क्या लिखेंगे, NF बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर किसके हो जाएगा, PF के। फिर क्या लिखेंगे, ये हमारा लिख सकते हैं A डैश, NF जो है किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं और समीकरण 3 से, समीकरण 3 से इसे हम पूरा मिटाएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 3 से हम क्या करते हैं, लिख लेंगे AC बाई A डैश C इज इक्वल टू, NF के जगह पर हम PF लिख सकते हैं, A डैश AF कर लेते हैं, या फिर AC बाई A डैश C है, A डैश C को अगर लिखना हो तो PC में से A डैश P घटा देते हैं, PC में से A डैश P घटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, A डैश C को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, PC में से A डैश P को घटाएंगे, PC में से A डैश P को अगर घटाते हैं तो A डैश C हमें मिल जाएगा, इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे PF और A डैश F है, A डैश F को अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, PA डैश में से PF को अगर घटाएंगे तो हमें A डैश F मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, PA डैश माइनस PF, क्या लिखेंगे, PA डैश माइनस PF। और हम जानते हैं PF जो है वो F फोकस दूरी है, PA डैश जो है हम लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी भी लिखेंगे, और AP जो है वो वस्तु की दूरी U लिख देते हैं इस तरह से। और क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी दूरियां जो होती है वो कहां से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, चूंकि दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है,
मापी जाती है। अतः चिन्ह परिपाटी से ये समीकरण क्या कर लेते हैं, 4 समीकरण कर लेते हैं। तो चिन्ह परिपाटी में हम जानते हैं AC जो है, AC बस AC को भी हम लिख सकते हैं, यहां पर AC है, AC को हम क्या लिख सकते हैं, AP माइनस PC, AP माइनस PC। ध्यान से समझिएगा, AC को क्या लिख सकते हैं, AC को AP में से अगर हम PC को घटा दें, AP में से PC को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो हम चिन्ह परिपाटी से जानते हैं AP इज इक्वल टू माइनस यू। AP जो है वस्तु की दूरी है, लेफ्ट हैंड है, तो हम क्या रखेंगे, माइनस यू। PC इज इक्वल टू लिख सकते हैं, PC इज इक्वल टू 2 माइनस 2F। क्या लिखेंगे, माइनस 2F। ये PC है, PC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 2F। क्यों लिखेंगे माइनस 2F, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के 2 गुनी होती है, और ये लेफ्ट हैंड है तो इसलिए हमारा माइनस हो जाएगा। PA डैश इज इक्वल टू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस भी लिखेंगे, और तथा करके ये आप PF देख रहे हैं, PF इज इक्वल टू माइनस F लिख लेते हैं। अब ये सबका मान क्या करते हैं, समीकरण 4 में पुट करेंगे। सबका मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में पुट करेंगे। तो समीकरण 4 से ध्यान से देख लीजिए, हम लिखेंगे AP में, AP के जगह पर माइनस यू बाई, AP के जगह पर माइनस यू और माइनस PC के जगह पर हम रखेंगे माइनस 2F, तो माइनस माइनस ये प्लस 2F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2F हो जाएगा। और आप जानते हैं PC के जगह पर माइनस 2F है तो माइनस 2F करेंगे। माइनस है A डैश P के जगह पर माइनस माइनस प्लस भी कर लेते हैं, इज इक्वल टू PF के जगह पर माइनस F बाई PA डैश के जगह पर हम PA डैश के जगह पर माइनस V, PF के जगह पर हम रखेंगे माइनस F, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस F। ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि AP के जगह पर हम माइनस U रखे हैं, PC के जगह पर माइनस माइनस ये प्लस 2F हो गया, बाई PC के जगह पर हम क्या रखेंगे, माइनस 2F, और A डैश P के जगह पर, ये A डैश P कहिए या PA डैश कहिए, बात एक ही है। PA डैश के जगह पर माइनस भी और माइनस माइनस से प्लस भी हो जाएगा, इज इक्वल टू PF के जगह पर माइनस F और PA डैश जो है वो माइनस भी, और आप देख सकते हैं PF के जगह पर माइनस F, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस F हो जाएगा। अब हम लोग करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसे आप क्या करिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर फाइनली इसको प्रूव कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे इसको आगे की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग को करने आता ही होगा, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, माइनस यू को माइनस भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू भी हो जाएगा, माइनस यू को प्लस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, प्लस 2F को माइनस भी से करेंगे तो माइनस 2 क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा, और प्लस 2F को F से करेंगे तो प्लस
2f² हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2f को -f से करेंगे तो ये 2f² हो जाएगा, और v को -f से करते हैं तो -vf हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों तरफ 2f² है, 2f² कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे uv uf इज इक्वल टू, ये -2vf है, जब इधर आएगा तो 2vf हो जाएगा, और ये माइनस ये हो जाएगा vf, तो ये हम घटाएंगे uv uf इज इक्वल टू, ये हमारा vf हो जाएगा। और दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ uvf से भाग देंगे। क्या करेंगे, uvf से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ध्यान से समझिए, uv by uvf माइनस uf by uvf इज इक्वल टू vf by uvf करते हैं तो देखिए vf कैंसिल हो जाएगा, uf कैंसिल हो जाएगा, ub यानी कि 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u, या फिर लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, माइनस इधर आएगा तो 1/v प्लस 1/u। इस तरह से ये दर्पण का सूत्र प्रूफ हो गया कि किस तरह से हम लोग उत्तल या अवतल में कर सकते हैं। तो ये हम अभी बताए हैं अवतल दर्पण में दर्पण का सूत्र किस तरह से बनता है। क्या अवतल दर्पण में दर्पण का सूत्र किस तरह से स्थापित होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे। तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सबसे लास्ट हम लोग बात करेंगे किसका, उत्तल दर्पण में दर्पण का सूत्र। उसके बाद वीडियो लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, देख लीजिए कि दर्पण का सूत्र उत्तल दर्पण में किस तरह से निकालते हैं। प्रोसेस यही है, सिर्फ और सिर्फ फिगर हम चेंज करने वाले हैं। क्या करिए कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसे पूरा कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए। तो बात करेंगे हम उत्तल दर्पण में, तो आप इसे स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग उत्तल दर्पण में दर्पण का सूत्र स्थापित करेंगे। किसमें, उत्तल दर्पण में हम लोग दर्पण का सूत्र स्थापित करेंगे। उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र, उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र की बात करेंगे तो इसे आप फिगर ध्यान से समझिएगा। ये जो है उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है जिसका द्वारक m और m' है। जिसका द्वारक क्या है, m और m' है। यदि हम कोई वस्तु AB को इस तरह से रखते हैं, जब वस्तु को AB को हम इस तरह से रखते हैं और इसका प्रकाश जैसे ही इस उत्तल दर्पण पे आपतित होता है, आपतन होने के बाद इस तरह से परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, यहाँ से ये परावर्तित हो जाती है और परावर्तन के बाद ये जाती हुई कहाँ से प्रतीत होती है, लगता है कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। ये वक्रता केंद्र है और जिस बिंदु पर कटता है उस बिंदु पर A' और ये B' प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। मान लिया कि इस बिंदु को L डाल दिए और L से मुख्य अक्ष पर हम क्या कर दिए, LN एक लंब डाल दिए। ये दर्पण का ध्रुव है। क्या है, दर्पण का ध्रुव है। तो इस तरह से ये फिगर बन गया है
और जिस तरह से हम लोग अभी थ्योरी को सॉल्व किए हैं अवतल दर्पण में, ठीक उसी तरह से हम लोग उत्तल दर्पण में भी प्रूव कर लेंगे। बहुत लोग बीच में जुड़े हैं तो उससे अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। थ्योरी जो है दोनों के लिए सेम है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह परिपाटी चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग यहां से यहां की दूरी, वस्तु को दूरी u से डिनोट करते हैं और यहां से यहां की दूरी फोकस की दूरी है और यहां से यहां की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है और यहां से यहां की दूरी वक्रता त्रिज्या। और जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस तरह से ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया और इस पूरे चित्र का निर्माण हो गया। अब इस चित्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, दर्पण सूत्र स्थापित करेंगे उत्तल दर्पण में। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए, ध्यान से समझिएगा इस उत्तल दर्पण में किस तरह से हम लोग थ्योरी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर को समझ चुके हैं, तो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज क्या करेंगे A', B', समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', कौन सा त्रिभुज है, तो समरूप त्रिभुज है। कैसे कहेंगे कि समरूप त्रिभुज, क्योंकि एंगल ये A जो है ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर भी एंगल A जो है वो समकोण त्रिभुज है, मतलब दोनों त्रिभुज का एक एक कोण बराबर हो गया। दूसरा कोण जो है ये C जो है उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में शामिल है, यानी कि एंगल ABC में भी और त्रिभुज A', में भी शामिल है। तो इस तरह से C जो है उभयनिष्ठ कोण है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो हम कहेंगे क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', जो है वो समरूप त्रिभुज है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं जो होती है अनुपातिक होती है। तो इनकी जो लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात में हो जाएगा, पहले त्रिभुज का आधार दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपात में हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अतः AB बाई क्या करेंगे A', इज इक्वल टू AP बाई क्या करेंगे AB बाई AC, क्या लिखेंगे AC बाई A', क्या लिखेंगे A', इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं और हम लिखे हैं ना ln जो है ln लंब डाला मुख्य अक्ष पर ना, मुख्य अक्ष पर क्या करें, मुख्य अक्ष पर ln लंब डाला। यहां पर हम इसको सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर ln लंब डाला। ध्यान से समझिएगा, ये ln जो है इस मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिए, तो जब लंब डालेंगे तो ln जो है वो समानांतर हो जाएगा AB के, तथा हम लिख सकते हैं AB जो है वो बराबर हो जाएगा ln के। ठीक, अब त्रिभुज हम क्या करेंगे, LNF लिखेंगे, त्रिभुज LNF तथा त्रिभुज A', तथा त्रिभुज A', समरूप त्रिभुज हैं। कौन सा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज हैं। क्यों समरूप त्रिभुज हैं, तो कहेंगे एंगल N जो है
लंब डाले हैं तो 90 डिग्री होगा। एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है ही। एक कोण दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो गए, समकोण त्रिभुज है। और आप देखिएगा एंगल एफ जो है दोनों त्रिभुज में शामिल है। एंगल एफ जो है क्या है, दोनों त्रिभुज में शामिल है। जब दोनों त्रिभुज में शामिल है तो हम एफ को कहेंगे उभयनिष्ठ कोण। कौन सा कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो इस तरह से जब दो कोण किसी त्रिभुज के आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे त्रिभुज एल एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज हैं। तो जब समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। बहुत सारे बच्चों को अनुपात में नहीं लिखने आता है तो हम आपको बताएंगे। एक पहले त्रिभुज का जो लंब होगा दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात करेंगे। दूसरे त्रिभुज का जो आधार होगा वो हम पहले त्रिभुज के आधार के क्या करेंगे, अनुपात में कर लेते हैं। इस तरह से आप ध्यान से समझिए, जैसे ऊपर अनुपात में किए हैं उसी तरह से करेंगे। क्या, एल एन पहले त्रिभुज का लंब और दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात करेंगे हम। एल एन बाई ए डैश बी डैश और पहले त्रिभुज का जो आधार है ये एन एफ क्या है, एन एफ, और दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपात हम कर लेते हैं ए डैश एफ। चूंकि यहाँ पे देखिएगा एल एन जो है, एल एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ बाई ए डैश एफ। और यहां पर लिखते हैं चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, क्या है, बहुत छोटा है, अतः हम लिख सकते हैं बिंदु एन, क्या लिखेंगे, बिंदु एन पी बिंदु के बहुत नजदीक होगा। क्या होगा, बहुत नजदीक होगा। अर्थात हम लिखेंगे क्या, लिख सकते हैं एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। क्या लिखेंगे, एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। तथा हम लिख सकते हैं एन ए डैश इज इक्वल टू ये पी ए डैश हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। तो लिखेंगे क्या, इसके जगह पर ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ के जगह पर हम पी एफ कर लेते हैं और ए डैश एफ हम कर लेते हैं ए डैश एफ। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इक्वेशन 2 तक कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर से एक बार समझिए, हम क्या करते हैं, ए बी सी एक बार त्रिभुज लेते हैं, दूसरी बार त्रिभुज ए डैश बी डैश सी लेते हैं। जब समरूप हो जाते हैं तो इनकी भुजाएं जो होती हैं समानुपातिक हो जाती हैं। तो इनके लंब पहले त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के अनुपात में कर लेते हैं। पहले त्रिभुज का जो आधार होगा दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपात में कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज एल एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश भी क्या करते हैं, समरूप करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा आ जाता है ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई ए डैश एफ। तो इस तरह से 2 समीकरण हमें मिल गया। और दोनों समीकरण को ध्यान से आप देखिएगा कि लेफ्ट हैंड जो है बराबर है। जब बराबर होंगे लेफ्ट हैंड तो हम राइट हैंड बराबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे बताएंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो हम लिखेंगे क्या, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू पी एफ
बाई ए डैश एफ, पी एफ बाई ए डैश एफ। अब इसे हम मिटा देंगे, ध्यान से समझिए। जब दोनों समीकरण बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं एसी को क्या लिख सकते हैं बताइए। एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एसी को हम लोग लिख सकते हैं एपी प्लस पीसी। एसी को क्या लिख सकते हैं? एपी प्लस पीसी और बाई ए डैश सी है, ए डैश सी है। हम पीसी में से पी ए डैश को घटा लेते हैं, पीसी माइनस पी ए डैश को घटा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ए डैश सी। देखिएगा ए डैश सी अगर हमें निकालना है तो पीसी में से पी ए डैश को घटा लेंगे तो ए डैश सी मिल जाएगा। और आप देखिएगा पी एफ जो का त्यों लिखेंगे ए डैश एफ, ए डैश एफ को लिखना होगा तो हम पी एफ माइनस पी ए डैश कर लेते हैं। पी एफ माइनस क्या करते हैं? पी एफ माइनस पी ए डैश कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये क्यों घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं? इसका जवाब आप सुन लीजिए। घटाने का मेन कारण यह है कि अगर हम जैसे पीसी है, एसी, यहां से ध्यान से समझिए एसी, तो एसी को हम कुछ लिख नहीं सकते हैं। यदि हम एसी को दो भागों में बांटते हैं एपी प्लस पीसी तो हम इसके जगह पर यू और आर लिख सकते हैं। इसीलिए इसका जो मान है यू आर एफ भी, हम उसके मान के लिए हम इससे घटाते हैं। घटाते इस तरह से हैं कि हमें u मिल जाए, v मिल जाए या f मिल जाए। तो हम देखिए एसी को हम घटाएं, क्यों? एसी को हम इस तरह से लिखेंगे AP और प्लस ये PC लिखेंगे तो ये पूरा हमारा AC हो जाएगा। A डैश सी है, A डैश सी है। अब इसका कुछ मान नहीं निकलता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? PC में से पी ए डैश को घटा लेंगे तो ए डैश सी मिल जाएगा इज इक्वल टू पी एफ। ये देख रहे हैं पी एफ का मान हमें एफ मिल रहा है तो इसलिए इसको घटाएंगे नहीं, जिसका मान मिल जाएगा उसको घटाने की जरूरत नहीं है। ए डैश एफ, देखिए ए डैश एफ को हमारा यहां से यहां के बीच की दूरी कुछ नहीं है, इसलिए इसको मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पी एफ में से पी ए डैश को घटा लेते हैं। पी एफ में से क्या करेंगे? पी ए डैश को घटा लेंगे क्योंकि पी ए डैश का मान भी है और पी एफ का मान हमारा एफ है, तो पी एफ में से पी ए डैश को घटाएंगे तो ये मान मिल जाएगा। अब हम जानते हैं चीन परिपाटी से, इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं और लिखते हैं चीन परिपाटी से एपी का जो मान है, एपी ये ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी है, बायां तरफ है। किधर है? लेफ्ट हैंड है, तो हम AP इज इक्वल टू माइनस यू कर लेते हैं। ठीक, AP इज इक्वल टू माइनस यू, क्यों? क्योंकि बायां तरफ की जो भी दूरियां होती हैं हम निगेटिव ले लेते हैं। PC देखिएगा, PC यहां से PC जो है R है, R बराबर हम जानते हैं 2F। क्या जानते हैं? 2F। और ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये दाहिने तरफ है इसलिए हम पॉजिटिव लिए हैं। पी ए डैश लिखते हैं, पी ए डैश जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि हम कह सकते हैं इसको लिखने के लिए हम भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भी। धनात्मक क्यों? क्योंकि ये दाहिने तरफ है। और क्या है? पी एफ के जगह पर हम क्या लिखेंगे? फोकस दूरी, ये हम F लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दाहिने तरफ है इसलिए ये धनात्मक हो जाएगा। अब आप देखिएगा समीकरण 3 से, तो हम लोग लिखेंगे क्या? AP के जगह पर माइनस यू, PC के जगह पर हम 2F बाई PC के जगह पर 2F माइनस पी ए डैश के जगह पर भी इज इक्वल टू पी एफ के जगह पर हम रखेंगे F बाई पी एफ के जगह पर रखेंगे F
माइनस पी ए डैश के जगह पर भी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान से आप समझिएगा, इसको करते हैं तो माइनस यू एफ माइनस माइनस ए प्लस यू भी प्लस 2f को f से करेंगे तो 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना 2f भी इज इक्वल टू 2f स्क्वायर कर लेते हैं और माइनस f भी कर लेते हैं। अब देखिए 2f स्क्वायर दोनों तरफ है, काट देते हैं, माइनस यू एफ प्लस यू भी इज इक्वल टू, देखिए माइनस 2f भी जब उधर जाएगा तो 2f भी होगा और ये माइनस f भी होगा। तो दो f भी में से एक f भी घटाते हैं तो f भी हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ हम u भी f से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर, तो भाग देने पर तो क्या हमारा मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, माइनस यू एफ भाई यू भी एफ प्लस यू भी बाय यू भी एफ इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ भी बाय यू भी एफ। ये एफ भी कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, यू एफ कट जाएगा, माइनस 1 बाई भी प्लस 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू। सो हम लिख सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। तो ये दर्पण का सूत्र किसमें, तो उत्तल में निकल गया। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम कर सकते हैं और किस तरह से हम दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल में निकाल सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में थ्योरी पढ़े हैं और प्रतिबिंब के निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़े हैं। हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, जो थ्योरी पढ़े हैं उससे रिलेटेड, उससे संबंधी न्यूमेरिकल बनाएंगे और कुछ आवर्धन का सूत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को भी आप कंटिन्यू देखिएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और फिर यदि आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।